दिस इज़ इलीगल। मीडिया में और सोशल मीडिया में जो जा रहे हैं, मुझे लगता है FIA का साइबर क्राइम विंग इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जाता, जो बार बार इसके ऊपर व्लॉग्स करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। हमने राजी किया इमरान खान साहब को कि अब वफाकी हुकूमत ये K4 का प्लान बनाए और वही उसे कंप्लीट करे। आज K4 पे काम बहुत तेजी से हो रहा है, पैसे अलग हो चुके हैं। एक नया केस उनके ऊपर बना के उन्हें गिरफ्तार कर लेते। कल वो गए अपनी बेल के लिए, वो बेल कैंसिल करके उनके ऊपर फिर से जो है उनको वहीं पे अरेस्ट करने के उनको ऑर्डर निकाल दिए। देखिए, ये वो केस है जिनके ऊपर, जिन 2 लोगों के ऊपर इन्होंने FIR करवाई थी, वो अभी बेल के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, वैसे तो मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक सियासी गहमा गहमी है। हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस भी दायर कर रही है। ना सिर्फ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं बल्कि मुख्तलिफ मामलात में PTI को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन जो आवाम है वो बुरी तरीके से मसाइल में घिरी हुई है और उसका ख्याल किसी को नहीं है। ना ही अब कोई महंगाई मुकाओ मार्च निकालने वाला है, ना आवाम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। ये हुकूमत जो बड़े दावे किया करती थी, आज इनका जो हदफ है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। जो आवाम के ऊपर परेशानी टूट रही है उससे इस हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है। कल जो फैसलाबाद की सूरत हाल हमने आपको बताई, जहाँ पर एक मेडिकल की तालिबा को शादी से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो इंसानियत सो जुल्म कल किया गया, जिससे ज़ाहिर सभी हिल गए। लेकिन अभी जो रिपोर्ट मेरे पास है, जो रिपोर्ट के अदाद शुमार मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वो आप जब सुनेंगे और जब देखेंगे तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि पूरे मुल्क में और ख़ासतौर पंजाब में सूरत हाल इससे ज़्यादा तशवीशनाक है। ये एक लड़की नहीं है, ऐसी कई ख़वातीन तशद्दुद का निशाना बनी हैं। तो मेरे पास जो रिपोर्ट है वो है रवा साल जुलाई के दौरान जो 133 ख़वातीन हैं नाजरीन, जिन्हें अगवा किया गया और 85 से ज़ायद औरतों को रेप का निशाना बनाया गया। पंजाब में सबसे ज़्यादा ख़वातीन के साथ जिनसी वाक़यात रिपोर्ट हुए। अदाद शुमार ये कह रहे हैं कि पंजाब में 77 और सिंध में 34 ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। KB की बात करें तो यहाँ पर 16, इस्लामाबाद में 6 और बलूचिस्तान में कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। साल के मुसलसल तीसरे महीने में भी अगवा के वाक़यात, जिसमें पाकिस्तानी ख़वातीन के ख़िलाफ़ बड़े जराइम में एक ये वाक़या रहा। मुल्क भर में ख़वातीन के 133 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 93 ख़वातीन को पंजाब में अगवा किया गया। सिंध और इस्लामाबाद में बिलतरतीब 20 और 15 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में 2 और KP में इसी अरसे के दौरान अगवा के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में जिनसी ज़्यादती कम अज़ कम नाजरीन 85 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रेप के 47 वाक़यात सिर्फ और सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट हुए। सिंध में 16 ख़वातीन, खैबर पख्तूनख्वा में 11 ख़वातीन, इस्लामाबाद में 10, बलूचिस्तान में 1 रेप का वाक़या रिपोर्ट हुआ। पंजाब में घरेलू तशद्दुद के 58 केसेस रिपोर्ट हुए। KP और सिंध में जो ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का निशाना बनी 17 और 15 केसेस, इस्लामाबाद में 4 केसेस। गैरत के नाम पर कम अज़ कम 7 ख़वातीन को कत्ल किया गया, 4 ख़वातीन को सिंध में और 3 को पंजाब में मौत के घाट उतार दिया गया। पंजाब में दफाते मिरासा करने के 5 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सिंध में ये 2 केसेस रिपोर्ट हुए। ये वो सूरत हाल है जो कि सिर्फ इसी साल की है, इस साल के चंद महीनों की है। और अभी ये पिछले अगर आप वाक़यात उठा के देखें तो भरे पड़े। इस्लामाबाद में जो जोड़े को हिरासा करने का केस था वो भी आपके सामने है, और अब ये फैसलाबाद, जिसमें अब ज़रा मुझे समझना है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है दानिश, कल तक खबर ये मौसूल हुई थी कि उसकी ज़मानत मंजूर हो गई, और जो मरकज़ी मुल्ज़िमा है यानी कि इसकी बेटी, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। तो ज़रा इस पर मैं डिटेल्स लूँगी। हमें ज्वाइन करें, ब्यूरो हेड है हमारे फैसलाबाद के उवैस सत्तार, वो हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। अमरीन कुरैशी हैं, माहिर कानून है, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। अमरीन, बहुत शुक्रिया आपका। और उमर सईद मलिक साहब में ज्वाइन कर जाएंगे, CPO फैसलाबाद, फिर उनसे डिटेल लेंगे। लेकिन पहले ज़रा उवैस से बात करते हैं। उवैस, अभी क्या सूरत हाल है? 4 लोग गिरफ्तार थे, वही लोग गिरफ्तार हैं, मरकज़ी मुल्ज़िमा और मरकज़ी मुल्ज़िम क्या गिरफ्तार हैं या नहीं? पूरे वाकये की हम देख भी रहे हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ। जो परसों रात को जो लोग गिरफ्तार थे अभी तक वही गिरफ्तार हैं, मजीद किसी किस्म की गिरफ्तारी
मजीद नहीं हुई। इसमें कल इन्होंने पुलिस ने जो मरकजी मुलजिम है माहम, इसको अदालत में पेश किया, जिसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जबकि इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या जो नौकर वगैरह इनके जिन्होंने तशद्दुद में मुलव्वस थे, उन्हें 2 रोजा पुलिस के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आज मरकजी मुलजिम जो शेख दानिश है, इसको पुलिस ने आज फैसलाबाद की अदालत में पेश किया है। वकला भी बड़े बिखरे हुए थे और वकला की जानिब से तशद्दुद भी किया गया शेख दानिश पर, और पुलिस ने बड़ी हाई सिक्योरिटी में पेश करने के बाद अदालत से 5 रोज तक जिस्मानी रिमांड ली और पुलिस वापस इन्हें अपने साथ ले गई है। एक और जो मरकजी मुलजिम है अना शेख है, शेख दानिश की बेटी है, ये भी मुकदमे में नामजद है, लेकिन अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकी। नहीं तो क्या पता चल पाया अना शेख के बारे में वैस, क्योंकि कल से कॉन्स्पिरेंसी चल रही थी। खैर आपने क्लियर कर दिया कि मरकजी मुलजिमा जो अना शेख है ये मुल्क में नहीं है, ये भी बात की जा रही है। क्या ये मुल्क में मौजूद है? कोई छापे मारे पुलिस ने अभी तक? अच्छा, मैं आपको ये बताने लगा था कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पुलिस की जानिब से एक लिखा गया है कि वज़ारत दाखिला को भी इन्हें स्टॉप लिस्ट में शामिल किया जाए। जो ये स्टॉप लिस्ट बनाती है, जो इमिग्रेशन काउंटर्स पे देखा जाता है, वहां से मुलजिम को या मुलजिमा को जाने नहीं दिया जाता। ये ECL की तरह की एक लिस्ट होती है, उससे जरा थोड़ी सी कम इसका लेवल होता है। जो अना शेख है उनके बारे में जो हमारे जराये के मुताबिक वो गुज़िश्ता रात तक फैसलाबाद में थी, कुछ लोगों से राब्ते में थी, उनका मोबाइल नंबर भी गुज़िश्ता रात तक ऑन था। पुलिस ने छापे तो मारे, एक रात भर पुलिस छापे मारती रही। अब ये तो उमर सईद मलिक साहब बता सकते हैं कि वो फर्जी कार्रवाइयां थी या वाकई छापे मारे गए, या क्यों नहीं अना शेख अभी तक गिरफ्तार हो। जब बाकी फैमिली गिरफ्तार हो सकती है तब वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुई। और जिस दिन इन्होंने शेख दानिश को गिरफ्तार किया या उनकी बेगम को जो गिरफ्तार किया घर छापा मार के, तब भी हमारे जराये के मुताबिक अना शेख वहां मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने कहा कि हमारी इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी तक। तो ये फैसला करना मेरे ख्याल में पुलिस का काम नहीं है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है किसकी नहीं, ये अदालत का काम है। अदालत ने देखना है कि क्या कौन सा मरकजी किरदार था, कौन सा नहीं था, और उसके बाद अदालत ने उसका नाम निकाला है। तो अब ये उमर सईद मलिक साहब अगर लाइन पे मौजूद है वो बेहतर बता सकते हैं। उमर साहब को हम कनेक्ट करते हैं, मेरी टीम कनेक्ट कर रही है उमर सईद साहब को। कुछ मैं मजीद जी समझिए, मैं ना कुछ चीजें मजीद जरा ऐड करना चाहता हूँ इस पूरे केस में। जी कि पुलिस ने जो FIR दर्ज की है ना, वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बड़ी अजलत में उन्होंने किया, कि बड़ी जल्दबाजी में जैसे कोई चीज कर देते ना, कि प्रेशर आया और उसके बाद फौरन लिखा और FIR की और कुछ चीजें कर दी। पुलिस की जानिब से 376 की दफा लगाई गई है, वो दफा होती है रेप की, जब रेप हो चुका होता है, साबित हो जाता है मेडिकल में। लेकिन आज बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है खदीजा की, उसमें रेप नहीं हुआ बच्ची के साथ। बच्ची ने अपनी FIR में भी कहा और दरखास्त में ये कहा था कि मुझसे रेप की कोशिश की गई है, ज्यादती की कोशिश की और ओरल सेक्स किया गया। और आज जो मेडिकल रिपोर्ट में भी यही चीज सामने आई है। इस पर दफा लगती है 377 की दफा होती है कोई अननेचुरल की। इसके अलावा जब घर से किसी को अगवा करके लेके जाएंगे, जो बच्ची ने कहा कि मुझे ये 2 गाड़ियों की आई है, इन्होंने अगवा करके लेके गई है, उसके ऊपर जो दफा लगती है वो भी पुलिस ने नहीं लगाई। इसके अलावा चार दीवारी के तकद्दुस में माल होने की जो 452 की दफा है वो भी नहीं पुलिस ने लगाई। तो ये समझ से बाहर है कि पुलिस ने दफात क्यों नहीं लगाई, क्या वजह है, या फेवर देने की कोशिश की गई है। चले हम ये पूछ लेते हैं क्योंकि ये भी एक खबर सामने आई थी। आप सही कह रहे हैं, जो किरदार है इसमें एक असर रसूख भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो मुल्जिमान अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये चीज जानने की कोशिश करती हूँ, जैसे उमर साहब जो है वो कनेक्ट करते हैं। मुल्जिम भी आपको पता है बड़ा सही है वैस, बिल्कुल सही है पॉइंट टेकन। जरा मैं बैरिस्टर साहिबा की जानिब जाना चाहूंगी। बैरिस्टर साहिबा, हम कई दफ़ा आपसे डिस्कस करते हैं जब इस तरह के मामलात आते हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद हो, बच्चों पर हो, या इस तरह के बड़ी कोई दिल दुखाने वाली चीज़ें होती हैं। ये जो लड़की है खतीजा, मेडिकल की तालिबा, जिसके साथ बड़ा ही वहीमाना सलूक किया गया, कि पहले इसको अगवा किया गया, ज़्यादती की इसके साथ कोशिश की गई, इसको जूतियाँ चाटने में मजबूर किया गया, बड़ा ही इंसानियत सोच सलूक था, बाल काट दिए गए, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ कमज़ोरी है हमारे सिस्टम में, अदालती निज़ाम में, पुलिस के सिस्टम में, या और दीगर मामलात में, कि ये वाक़यात ना रुकते हैं, ना इन पर कोई सज़ाएँ होती हैं, ना कोई ऐसा कोई इबरत का निशान लोगों को बनाया जाता है कि किसी को कोई सबक हासिल हो जाए। तो होता क्या है वैसे जब ये वाले केसेस सामने आते हैं? तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो आपने मेंशन किए हैं, वो बिल्कुल मेन फैक्टर्स हैं। अदालत का निज़ाम, उसमें लूप होल्स हैं, उसमें सुराख हैं जो जिसकी वजह से ये लोग निकल जाते हैं। पुलिस का भी यही प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होती है। मगर अगर आप देखें, अभी ये बात कर रहे थे आपके स्पोक्स पर्सन बोल TV के, वो भी यही कह रहे थे,
और अल के जब अपनी बेटी के ऊपर बात आती है तो चाहे उसने कुछ भी किया हो तो उसकी इज्जत सबको प्यारी होती है, और वो फिर किसी एक्सटेंट तक जाते हैं उसका नाम और उसकी प्रेजेंस को मिटाने के लिए फ्रॉम द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। और एग्जैक्टली यही हुआ है। मैं पुलिस को ब्लेम नहीं करती, मुझे पता है कि जितना प्रेशर आ सकता है उनके ऊपर वो इस पे आएगा, बिकॉज ये कोई गरीब नहीं है, कोई ये बड़े ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, और प्लस उनके ऊपर से बेटी का नाम साथ आ गया और वायरल होगी और सबको पता चल गया, तो ये किसी भी हद तक जाएंगे, या तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आउट ऑफ कोर्ट, या उसको प्रेशराइज करने के लिए। हम इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे कि ये बच्ची यतीम है, इसके वालिद नहीं हैं और ये अपनी वालदा के साथ रहती थी, और ये भी एक बड़ा फैक्टर बनता है कि जब आपके पास एक वनरेबल विक्टिम हो, आपको पता हो कि इसको अटैक करना आसान है, इसके ऊपर प्रेशर करना ज़्यादा आसान है, और उसकी कोई लेकिन सॉरी टू कट यू अमरीन साहबा, फिर ऐसे केसेस में ना रियासत मुद्दई बन जाती है। आपको याद होगा इस्लामाबाद वाला केस जो जोड़े को रासा किया गया था, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने खुद नोटिस लिया था इस चीज़ का। तो आपको लगता है कि फिर ऐसे केसेस में फिर रियासत को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए ताकि कोई इन्फ्लुएंशन हो ही ना किसी किस्म की? मुझे लगता है पहले दिन से ले लेनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि उस्मान मिर्जा के केस में उस लड़की ने इवेंचुअली कहा कि मैं पहचान नहीं पाती उसे। सही बात है। सो हमें जरूरत नहीं है कि हम उस स्टेज तक वेट करें, वो भी एक डिलेइंग फैक्टर है। पहले दिन से ही जहाँ पे आप जेंडर बेस्ड वायलेंस औरत, बच्चों या किसी के ऊपर ऐसे ना जायज़ तरीके से, ना इंसाफी से इन्होंने ये जुल्म किया है, आप स्टेट जो है वो भी सामने आ जाए। प्रोसिक्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो भी किस तरीके से केस रिप्रेजेंट करते हैं। हम हमेशा बात करते हैं जब भी कोई ये केस आता है, मगर वन आफ्टर द अदर ऐसे केस और ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं कि बंदे की सोच में पड़ जाता है कि इस पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पाता है कि लॉ इज़ देयर और उनको सज़ा होती है। प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लुएंशियल जो होते हैं या इवन अदरवाइज आपकी पुलिस जो है वो प्रेशर में आके वो काम नहीं सही करती, जो बिल्कुल सच बात है, जो बिल्कुल सीधी बात है। और इवन मैं कहूँगी कि मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि जो लोअर अदलिया है उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आता है। ये सुप्रीम कोर्ट में के जजेस नहीं है, ये हाई कोर्ट के जजेस नहीं है, ये हम आपके फर्स्ट लेवल ऑफ द फर्स्ट फॉरम ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ है। उनके पास अगर पैसा नहीं है और उनको प्रॉपर्ली आपने ट्रेन नहीं किया तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक बड़ा अनबायस और बड़ा स्ट्रॉन्ग जजमेंट देंगे उनके लिए जो बड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल और पोलिटिकली कनेक्टेड हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और पंजाब हुकूमत को फौरी चाहिए कि इस पर एक्शन लिया जाए, और ना सिर्फ एक्शन लेके इस पर खुद मुद्दई बन जाएं ताकि ये चीज़ उस तरीके से ना हो असरअंदाज, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि इसमें असरअंदाज हुआ जाए केस के ऊपर पूरा। फिर होता ये कि जो विक्टिम्स होते हैं वही पीछे हट जाते हैं, वो बैक ऑफ कर जाते हैं, उन पर इतना प्रेशर आता है। तो वैसे आप ज़रा मुझे बताइए कि अब क्या सूरत हाल है कि क्या उन पर भी विक्टिम्स के ऊपर ही प्रेशराइज होने की कोशिश की जा रही है मुल्ज़िमान की जानिब से कि आउट ऑफ द कोर्ट इस मामले को हल कर लिया जाए? वैस है हमारे साथ? मुझे वैस की आवाज नहीं आ रही। जी वैस जी, राब्ता मुनक़ता हुआ है। वैस सत्तार से हम राब्ता दोबारा बहाल करते हैं और उनसे बात भी करते हैं। अमीन साहब एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रही थी कि चाहे वो बच्चों के साथ रेप के केसेस हों, ख़वातीन के साथ रेप के केसेस हों, उनको हरास करने के केसेस हों, हम ये देखते हैं कि कानून तो मौजूद है, कानून पर अमलदारी उस तरीके से नहीं हो पाती और फिर लोग डरते भी हैं। अगर खुदा ना खास्ता मतलब मेरे साथ भी कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह की चीज़ हो तो मैं भी कई दफ़ा सोचूंगी कि कितनी दफ़ा थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितनी बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस चीज़ को आसान क्यों नहीं कर दिया जाता जब ख़वातीन और बच्चों की बात आती है? तो बिल्कुल उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं मेंबर भी हूँ उस कमेटी की लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, जहाँ पे हम एसेसिबिलिटी के किस तरीके से थाने में आना है या हम वो एंटी रेप क्राइसिस सेल वगैरह बना रहे हैं अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में, कि वहीं पे रिपोर्ट लिख ली जाए। मगर बात सिर्फ इनको बनाने की नहीं है, बात सिर्फ प्रोसीजर्स की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की और रिजल्ट्स की। आपको देखें 1% कन्विक्शन है टोटल। आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी केसेस आते हैं, और आप सिर्फ रिपोर्टेड केसेस के बारे में बात कर सकती हैं, अनरिपोर्टेड का तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी औरतें हैं जो इस वक्त घर पे बैठ के ये सुन रही हैं और उनको पता है उनके साथ ये हुआ है और वो कभी पुलिस या थाने या किसी के पास गई नहीं कि बताने के लिए कि उनके साथ हुआ क्या है। सो ये क्यों है
ये इसलिए है कि हमारे पास ट्रस्ट नहीं है, कि हमें ये पता है कि पुलिस जो है वो उल्टा हमारे से क्वेश्चन करेगी, वो हमसे पूछेगी भाई आपके क्या ताल्लुकात थे, आप किस तरीके से उनको जानती थी, आपने कोई बात की होगी। जो विक्टिम ब्लेमिंग है वो एक तो शुरू हो जाती है पहले इंसिडेंट से, और ना सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग के अलावा आप सोशल मीडिया पे देखें, आप किसकी शक्ल देख रही हैं, आप उसी विक्टिम की शक्ल देख रही हैं, बार बार वीडियो क्यों जा रही है। दिस इज इलीगल। मीडिया में और सोशल मीडिया में जो जा रहे हैं, मुझे लगता है FIA का साइबर क्राइम विंग इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जाता जो बार बार इसके ऊपर व्लॉग्स करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, उनको भी पकड़ें। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप विक्टिम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, पहले दिन से ही उसको वायरल कर रहे हैं, और आप उसके ऊपर, जैसे कि अब रेप का वो कह रही है वो नहीं हुआ, वो कोई लोग कहते हैं वो हुआ है, उस लड़की की तो आपने वो उसको एक टैग लगा दिया ना, मगर अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ, पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, ट्रायल वो हुआ उसके साथ बहुत बुरा है, मगर लेट द प्रोसेस बी, लेट द ट्रायल टेक प्लेस, मगर वो आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। वो इज्जत खराब करने में हमारा भी हिस्सा है, इसकी वजह से लोग आगे नहीं आ रहे अदालतों में। इवन तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आई है, आई होप कि ये इम्प्लीमेंट हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा क्लियरली कहा है, लड़की की पास्ट हिस्ट्री, लड़की का कैरेक्टर, उसकी फैमिली के ऊपर सवालात मत पूछे। ये बड़ी अजीब सूरत हाल होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसको उस एक प्रोसेस से गुजारा जाता है कि वो पे इस ट्रॉमा से ही नहीं निकल पाती, लड़की हो, बच्ची हो, बच्चा हो, जिसके साथ ये सूरत हाल हो, जो विक्टिम है। अच्छा ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा वैसे मैं आपसे एक सवाल जो कर रही थी वो ये कर रही थी कि देखें, एक वो होता है ना कि बाअसर होते हैं मुल्जिमान, तो अभी क्या सिचुएशन है इन विक्टिम्स के साथ? क्या उनको किसी तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही कि आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो मामला सॉर्ट आउट कर लिया जाए? जी बिल्कुल सुमैया, इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है जो मुद्दई पार्टी है, और जिस तरह जो हमारे साथ दूसरे पैनल में मौजूद हैं उन्होंने कहा कि कोर्ट से बाहर भी इनसे कुछ सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है, और वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में अभी तक वो लड़की खतीजा, वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ सकी, वो अभी तक अपने केस के सिलसिले में कोर्ट में नहीं गई, वो किसी के सामने अभी तक आई नहीं है, सामने नहीं है मुकम्मल तरीके से। उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है, और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स हो रही है, किस तरीके से मना लिया जाए, कुछ रकम की पेशकश की जा रही है, कुछ सुनने में आ रहा है कि इन्हें बाहर किसी मुल्क में सेट करवाने की भी पेशकश की जा रही है कि पूरी फैमिली उधर सेट करवा देते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि जो शेख दानिश है वो कोई आम आदमी नहीं है, फैसलाबाद का एक मारूफ सनतकार है, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिर इसके ताल्लुकात बड़े लोगों के साथ हैं, राना सनाउल्लाह के साथ इसके काफी करीबी ताल्लुकात हैं, PTI के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनके साथ अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन PTI को खुद ये चाहिए, क्योंकि PTI ये कहती है कि हम बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, खुद हुकूमत है ज़ाहिर है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको ये चाहिए कि इस मामले को टेकअप करें, सीरियसली हुकूमत इस पर बात करे और इसमें मुद्दई बन जाए रियासत, ताकि ये मामला वैसे सॉर्ट आउट हुए। वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि इसको देखे। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा, उवैस सत्तार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ऐसा है जो कि इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ ताकि इस तरह के वाक़यात रुकें। जब हम सवाल करते हैं कि वाक़यात रुकते क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि विक्टिम्स को प्रेशराइज किया जाता है और उनको जो है वो इंसाफ नहीं मिलता। तो जाहिर है जो शख्स है जो जुल्म ढा रहा है उसको जुल्म ढाने का मजीद मौका मिल जाता है। एक और जुल्म है नाज़रीन जो कि आवाम पर हो रहा है, और वो हो रहा है टूटी फूटी सड़कें और सूरत हाल ख़राब होने की वजह से, चाहे वो कराची की हो या पूरे सिंध की हो। बारिशों के बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि कराची समेत पूरे सिंध में तबाही मच गई है, और इतनी बारिश हुई है कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, सड़कें सफ़र करने के काबिल नहीं रही हैं और लोग बारिश के पानी में डूब रहे हैं। अभी आपने कल खबर देखी जो मली नदी में एक फैमिली जो कि हैदराबाद से कराची ट्रैवल कर रही थी वो डूब गई, जिनकी तलाश का अमल अभी जारी है। ये सूरत हाल का सामना आवाम कब तक करते रहेंगे, ये सवाल किया जा रहा है। हमने बारहा कोशिश की नाजरीन कि सिंध हुकूमत से रब्ता किया जाए, हम उनका मौक़िफ़ जानने के लिए हमने उनसे बारहा रब्ता किया, एडमिनिस्ट्रेट कराची से रब्ता किया, वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन से रब्ता किया, सईद गनी साहब से हमने रब्ता किया, और हमारा प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए हाजिर है। उन्होंने हमसे कोई रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं किया है। मेरी गुजारिश अपने प्रोग्राम के थ्रू कि सिंध हुकूमत से कि हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप अपना मौक़िफ़ देने के लिए ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए। मीडिया मुंतज़िर है आपका, आप बताइए कि कराची और सिंध भर में जो इतनी बारिशें हुई हैं उसके बाद आवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। हम आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, हम आपका मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं, आवाम को सुनाना चाहते हैं। और ये जो पूरे सिंध की सूरत हाल है इस पर भी ज़रा मैं रोशनी डालूंगी। हैदराबाद में बारिश हुई है नाजरीन, रेलवे कॉलोनी डूब गई है, जो घर हैं वहाँ पर 1.5 से 2 फुट का पानी आ गया है, लोग परेशान हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो 150 से ज़ायद क्वार्टर्स हैं
वहाँ पर पानी मौजूद है। तो हम इस पर भी बात करेंगे और अपने नुमाइंदगान को कनेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल क्या है, कराची समेत, और वहाँ पर बारिश के बाद अब लोग किस परेशानी से दुचार हैं। लेकिन एक पहले ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो फिर कराची की रेन सिचुएशन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मैं बारिशों की सूरत हाल की बात कर रही थी तो हैदराबाद का जिक्र हो रहा था। रेलवे कॉलोनी हैदराबाद की मुकम्मल डूब चुकी है, इलाका मकीन शदीद परेशान है। हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर अराई एक ऐसी ही फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या बताएंगे उनकी मुश्किलात के बारे में। जी गुलाम शब्बीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में मलीर नदी में हैदराबाद की जो फैमिली है वो डूबकर जो है वो लापता है, जिसका जो ताल्लुक़ है वो लियाकत कॉलोनी जो है उससे बताया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकत कॉलोनी में, जहाँ पे ज़ीशान जो है उसकी फैमिली थी, जिसमें उसकी ज़ौजा थी और उसके 4 बच्चे जो हैं वो शामिल थे, जो कि लापता हैं। और मलीर नदी में बताया जा रहा है कि कार जो है वो डूबकर बह गई थी। तो उनके जो ज़ीशान के जो भाई हैं, बड़े भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि वो कितने अच्छा ये बताइएगा कैसे ये वाक़या पेश आया, कुछ हमें बताएंगे। ज़ीशान वाले ये गए थे कायदाबाद जमाल इब्राहिम में, हकीक़े की तकरीब थी, उससे वापसी आ रहे थे ये, तो ये रास्ते में वाक़या पेश आ गया। हमें इत्तला तो देर से मिली, लेकिन वाक़या ये 8 बजे हो गया था। ये हमें 2:30 से 3 बजे के दरमियान हमें ये इत्तला मिली एक वीडियो के ज़रिए। उसके बाद से बस यही हो रहा है। अच्छा, कोई अता पता चला है किसी का? कोई एक सबसे छोटे मोहम्मद मूसा की डेड बॉडी मिली है, वो अभी उसकी तदफीन की तैयारी कर रहे हैं कराची में ही। बाकी हमारी सारी फैमिलियाँ तो अभी कराची में ही है ना, हम तो यहाँ 4-5 जने ही हैं। अब उसकी ठीक है गुलाम शब्बीर, बहुत शुक्रिया। और ऐसी ही सूरत हाल हैदराबाद में एक और अहल खाना है जो अपनी फैमिली के लिए परेशान है, बारिशों की सूरत हाल की वजह से लापता हैं। वो इरफान आराई हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, कराची मलीर नदी में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जो अहले खाना है, ख़ासतौर पर अब्दुर्रहमान ड्राइवर और दीगर जो अहले खाना है वो परेशान हैं। 4 बच्चों की बताया जा रहा है लाशें मिल चुकी हैं, बाकी लोग लापता हैं। हमारे साथ अब्दुर्रहमान के भाई मौजूद हैं, आप बताइएगा मुख्तसर क्या मामला? मैं जो हूँ मतलब उनका दोस्त भी हूँ, भाइयों की तरह हूँ यानी कि। तो मुख्तसर वाक़या ये सर जो अभी बताया, जैसे कि आपको जिस तरह से ये वाक़या पेश आया है, लिहाजा इस पर गौर व फिक्र किया जाए, जो चीज़ सीधा रास्ता है उसको खुलवाया जाए। गवर्नमेंट का काम है इन चीज़ों को। लास्ट राब्ता आप बता रहे थे आपसे हुआ था, क्या राब्ता हुआ था अब्दुर्रहमान? वो मुझसे नहीं हुआ, जो राब्ता हुआ था वो घर फैमिली से हुआ था, भाभी से हुआ था। उन्होंने उनको कहा था मेरा जिस काम से आया था वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और अब मैं यहाँ से कराची से रवाना हो रहा हूँ हैदराबाद के लिए। आप बताइएगा आपको इतला कब मिली और क्या है? हमें सुबह 5 बजे मिली है, घर से फ़ोन आया था कि वो जो अफराद जो 7 बंदे जो आए थे ना, तो वो उनके घर वाले यहाँ पर आए थे कि अब्दुर्रहमान जामी का नंबर दे दो। तो वो यहाँ आके हम परेशान हो गए, हम वहाँ से निकले, फिर हमारे अब्बू वाले भाई वगैरह सब वहाँ पे गए। तो ये अफसोसनाक वाक़े पर आपने गुफ्तगू सुनी है, अहले खाना परेशान हैं, फ़िलहाल लापता हैं अब्दुर्रहमान, बाकी लोगों की लाशों की तलाश भी जारी है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इरफान, शुक्रिया आपका। ये फैमिली जो कि निकली थी लापता हो गई, तलाश का अमल अभी भी जारी है। ऐसी कई लोग हैं जो कि ज़ाहिर लापता हुए इन बारिशों में। मलीर डैम पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? यहाँ के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं, एक बाड़ लगाई गई है पानी का बहाव रोकने के लिए। हमारी नुमाइंदा मरियम हसन है हमारे साथ, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। मरियम, आप क्या देख रही हैं यहाँ पर? गुज़िश्ता रोज़ से ही शहर कायद में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और हमने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन हदीद में 102 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई। हम मेमन गोट में मलीर डैम पर मौजूद हैं और यही डैम जो है आगे जाके मलीर नदी में जो है जाकर जम हो जाता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कैमरामैन साजिद कमाल अगर आपको मनाजिर दिखा सकें कैमरे की आंख से, तो ये डैम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ओवरफ्लो हो रहा है और स्पिलवे से जो है पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि जब ये स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू होता है तो ये मलीर नदी से और आगे की जानिब जाकर जो कोरंगी के जो रोड्स हैं, कॉजवे और उसके साथ साथ कोरंगी क्रॉसिंग समेत जो दीगर जो मुल्हिका इसके गोट हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक जो यहाँ पर खमीसो गोट है, जोखियो गोट है, इस डैम से या इस नदी से पहले जो आ रहा है वो जो है गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आए और
रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जो है उन लोगों को वहाँ से निकाल कर करीबी सरकारी स्कूलों में और सरकारी अस्पतालों में जो है उन लोगों को मुंतकिल किया गया। आज की जो है पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से यही की गई है कि आज भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। अलबत्ता इस वक्त जो है मुकामी पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ के मुकामी अफराद हैं उन्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है ऐसे मौसम में। और जब ये स्पिलवे जारी हो जाता है तो लोग यहाँ पर एज अ पिकनिक पॉइंट इस जगह को पिकनिक मनाने के लिए जो है यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये जगह काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। यही वजह है कि यहाँ पे बाड़े लगा दी गई हैं और एहलकार जो हैं वो तैनात हैं और मुकामी अफराद को जो है वो यहाँ पर आने नहीं दे रहे हैं, आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बड़ी ख़राब सूरत हाल हुई कि फैमिली जो कि सफ़र कर रही थी हैदराबाद से, उनको नहीं मालूम था, वो इस लिंक रोड पे आए, उनकी गाड़ी यहाँ से बह गई और वो अभी तक लापता हैं। बहुत शुक्रिया मरियम हमें आगाह करने के लिए। नाज़रीन, एक और मामला है, वो है हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया और उसके बाद उन्होंने धमकी आमेज़ फ़ोन किया। लेकिन ये फ़ोन जिसका टाइम बताया जा रहा है कि धमकियां जिस वक्त दी गई उस वक्त एक और वो टेलीविज़न पर एक शो में मौजूद थे उस टाइम पर। उनका ये कहना है कि मुझ पर सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम है और सियासी इंतखाम का मुझे निशाना बनाया जा रहा है। ज़रा इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें सूबाई असम्बली के रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब पर जो मुकदमा दर्ज किया, बादियों नज़र में लगता है कि उन्हें सियासी इंतखाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या केस पहले दर्ज किया गया था, ये अभी दर्ज किया गया है, सूरत हाल क्या है? अच्छा सुमैया, बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के ना, और अफसोस भी होता है और शर्म भी आती है कि हम कहाँ पर हैं, हम किस किस्म के मुल्क के अंदर हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हलीम आदिल शेख पे जो केस है वो कह रहे हैं कि वो एक शख्स को जो लेगारी नाम के हैं उनको फ़ोन करके अहकामात दे रहे थे एक फ़लाँ टाइम पे कि फ़लाँ ज़मीन पे कब्जा करो, और वो जो टाइम बता रहे हैं उस वक्त हलीम आदिल शेख जो है पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल है उनके टीवी के ऊपर बैठ के वो बीपर दे रहे थे एग्जैक्टली उस टाइम के ऊपर। और हलीम आदिल शेख क्या इतने बड़े वो हैं कि उनके फ़ोन के अहकामात के ऊपर लोग ज़मीनों पर कब्जे करेंगे। ये जुल्म हो रहा है, इसको जुल्म के अलावा आप कोई अल्फाज बयान कर ही नहीं सकते हैं। मैं तो इल्तिजा कर सकता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो खुदारा नोटिस लें, किसी एक तो शख्स को ऐसा डंडा दिया जाए, उसको सीधा किया जाए कि किसी दूसरे की जरूरत ना हो कि किसी के खिलाफ इस तरह के झूठे केसेस बनाए। सुबह सिंध के अंदर तो स्माइया जो कुछ हो रहा है ना, ये आप समझें कि ऐसा लगता है कि क़यामत की निशानी है। मतलब हमारे साथ ये हो रहा है, आप अंदाजा लगाएं सिंध के जो कराची के अलावा जो बाकी शहर है वहाँ पे लोग किस तरह जिंदगी बसर करें। अब पता चलता है लोग इनको वोट किस तरह देते हैं, लोग कांपते हैं इनसे, लोग डरते हैं इनसे। लेकिन याद रखें कि हमने उस सियासी जमात का मुकाबला किया था कराची में जो कि एक दहशतगर्द सियासी जमात थी। हम इनका भी मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम कामयाबी हासिल करेंगे और इनका खात्मा करेंगे, जैसे इनका खात्मा केपी से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से और पंजाब से हुआ है। इसी तरीके से इनका सिंध से भी इंशाल्लाह ताला खात्मा होगा और सिर्फ इनकी अपनी नालायकियों की वजह से। याद रखें ये भुट्टो की जमात नहीं है, ना ये मोहतरमा शहीन बेनज़ीर भुट्टो साहब की जमात है, ये सब जरदारी लीग है। तो आपको इनको जो है ना इनके तरीकों से हैंडल करना पड़ेगा। नहीं तो कैसे होगा? आपने कहा कि हम खात्मा करेंगे, तहरीक इंसाफ की क्या कारकर्दगी है? खुद खान साहब को आना था, जलसा करने के लिए मौक़र कर दिया गया बारिशों की और मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र। बल्दियाती इलेक्शंस होने, खुर्रम साहब ज़िमनी इलेक्शंस होने, अगर लोग वोट दें कराची के तो क्यों दें तहरीक इंसाफ को? क्या कारकर्दगी है? आपके चैनल ने खुद वो तमाम काविशें दिखाई हैं जो इमरान खान साहब की कराची के लिए पिछले 3.5 साल के अंदर थी जब हमारा दौर था। याद रहे कि जिम्मेदारियां हमारी नहीं थी, लेकिन कराची में आग लग जाती थी, फायर ब्रिगेड्स नहीं थी। इमरान खान साहब ने 52 फायर ब्रिगेड्स दी। कराची शहर की सड़कें टूटी फूटी थी, बड़ी सड़कें हमने बनवाई, जैसे कि 6 फ्लाईओवर्स नॉर्थ नाज़िमाबाद के, जैसे कि 6.3 किलोमीटर का निश्ता रोड, 6.9 किलोमीटर का नेपियर रोड, मंगोपी रोड हो गया। उसके अलावा उसके साथ साथ आप देखें कि कराची शहर में अल्लाह की रहमत आती थी, उस रहमत में तब्दील हो जाती थी और यहाँ पे आपको पता हालात होते थे कि लोग डूब रहे होते थे यहाँ पे। तो 3 शहर के बड़े नाले से इमरान खान साहब ने साफ नहीं करा, उनके तरफ में सड़कें बनवाई, वहाँ पे जो इंक्रोचेस थे उनकी भी सेटलमेंट की, उसके तरफ में हमने दीवारें खड़ी करवाई, सड़कें बनवाई। उसके साथ साथ आप देखें कि पिछले 1 साल में 9 अरब 90 करोड़ रुपए पीटीआई और एमक्यूएम के एमएनएस को दिए गए कि उन्होंने अपने मोहल्लों में पार्क्स बनाए, स्पोर्ट्स जोन बनाए, गलियों में सीवेज की लाइनें, पानी की लाइनें डलवाई, जो लोगों को बेसिक नेसेसिटी जो थी उनको फराहम ही नहीं थी। तो ये काम सारे हमारे तो नहीं थे। उसके साथ साथ देखें फ्रेट कॉरिडोर पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 13 अरब रुपए ज़ाया कर दिए पिछली वफाक की हुकूमत के
K4 के ऊपर कि डिजाइन गलत बन गया, पानी का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता है, वो सारे पैसे ज़ाया हो गए। हमने राजी किया इमरान खान साहब को कि अब वफाकी हुकूमत की K4 का प्लान बनाए और वही उसे कंप्लीट करे। आज K4 पे काम बहुत तेजी से हो रहा है, पैसे अलग हो चुके हैं। KCR कभी किसी ने सोचा भी नहीं था वापस स्टार्ट हो जाएगा, KCR पे काम चला, वो सारे पैसे हमने अलग करके रखे थे। ये तो सुमैया वो सियासी जमातें हैं जो रोती रहती थी, शहर में बैनर लगाती थी कि कराची की गिनती को टिक करो। 5 अरब रुपए असद उमर साहब ने अलग रख दिए कि ये गिनती के पैसे हैं, ये सेंसस के पैसे हैं। वो रुक गया सारा काम। पीपल्स पार्टी भी चुप होकर बैठ गई है, MKM की शोर मचाती थी वो भी खामोश है, जमात इस्लामी भी नहीं बोल रही है। हमने तो प्रोसेस के अंदर डाल दिया तो आज वो होल्ड लोग पता नहीं 5 अरब कहाँ खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज कराची में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं, हर एक के जिस्म के अंदर जो इस वक्त जो वैक्सीन दौड़ रही है कोविड की, किसी दी हुई इमरान खान की है। इन्होंने क्या करना था? इमरान खान ने कराची की रोशनियों को बहाल किया। यहाँ पे तो MNAs MPs भत्ते लेते थे, खाले छीनने के लिए इनको जिम्मेदारियां दी जाती थी। रमजान में फित्र के नाम पे भत्ते जमा किए जाते थे। किसी एक MNA MP के ऊपर एक करप्शन का इल्जाम नहीं, आप नहीं कह सकती किसी एक MNA MP ने किसी दुकानदार से जाके 4 आने भी कभी मांगे हों। हमारी तो कराची के लिए देखें बहुत कुर्बानियां, हमने तो बहुत मेहनत की है, जान लगाई है, अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाए, अपने कारोबार को टाइम नहीं दे पाए। इंशाल्लाह ताला कराची वाले PTI को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे, कराची का मेयर PTI का आएगा। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में आपसे टाइम लेके कि हमारी 5 प्रायोरिटीज हैं कराची के लिए। नंबर 1 प्रायोरिटी, कराची के नलकों में पानी आना चाहिए, टैंकर माफिया के जरिए नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टैंकर माफिया भी नहीं होना चाहिए। हमारा क्या कसूर है कि हम टैंकर माफिया के ज़ेर असर रहे हैं? हमारा क्या कसूर है? खुर्रम साहब ने कराची की बात की, ज़ाहिर ये तो दुखती रह गई हमारी, हम कराची वालों की। कराची में जो बारिशों के बाद की सूरत हाल है वो तो इतनी ख़राब है, इतना बुरा जो है वो निज़ाम हो गया है कि कोई सड़क, कोई गली इस काबिल नहीं है जहाँ पर आप सफ़र कर सकें। आपको ही पता होगा मलीर नदी में एक फैमिली के 6 अफराद डूब गए। इस तरीके से पहले जो बारिशें हुई थी उसमें एक माँ बच्चा बफर जोन के नाले में गिरकर जाँ बहक हो गए थे। क्या कसूर है हमारा कि हम यहाँ पर अपनी जानें गंवाते रहे? हमारी गलियाँ, हमारे घर, हमारी सड़कें कुछ महफूज नहीं है। क्यों नहीं है कराची का कोई पुरसाने हाल? नहीं सुमैया, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अफसोसनाक का लफ्ज आपने शायद सही नहीं इस्तेमाल किया, ये शर्मनाक सूरत हाल है। हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। हम देखें ना, हम क्या करें सुमैया, हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो हाथ में कुछ नहीं है। इस मुल्क के अंदर इन सियासतदानों ने 18वीं तरमीम लेकर आए, इन्होंने NSC अवार्ड लेकर आए, इन्होंने वफाकी हुकूमत का सारा करता धरता जो निज़ाम था ख़त्म किया और सूबे सिंध की हुकूमत की जिम्मेदारी आ गई कि कुत्ता भी भौंकेगा तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। पीने का पानी, सफाई सुथराई, कचरे का उठाना और उसके साथ साथ सड़कों की तामीर कराना, सब कुछ इनके पास है। 15 साल से यहाँ पे टोटल मिला के भुट्टो साहब के टाइम से लेके आज तक आप देखेंगे 26 साल इनका दौर सिंध में रही है। आज तो सिंध जो है पेरिस की तरह होना चाहिए था। लेकिन आपके अल्फाज बिल्कुल ठीक हैं कि कोई गली ऐसा मोहल्ला नहीं जो टूट फूट का शिकार ना हो। अच्छा मुझे बताएं ऐसा क्यों होता है? ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि 60%, 60% कमीशन रेट है सब ठेकेदारों, तो ठेकेदार जो आगे देते हैं। खुद ठेकेदार ने मुझे कहा है कि खुर्रम भाई 60% तो हमने कमीशन देना है, जो 40% बचेगा उसमें हमने कमाना भी है और उसके साथ साथ हमने उस प्रोडक्ट को लगाना भी है। अब मुझे बताएं क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं? वेर आर वी हेडिंग? ये हुकूमत सिंध जो है ये हमारे शहर कराची को मोइंजोदड़ो में तब्दील कर देगी और कर भी चुकी है। ये स्टोनिश की तरफ लेके जा रही है। ये चाहती नहीं हालात बेहतर हो। आप देखें सिंध में बच्चों को ये जहालत की तरफ ले गए। ये बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तालीम नहीं देते हैं। स्कूल्स में जो टीचर रखते हैं वो सारे जाहिल अनपढ़ जो हैं उस्ताद होते हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? देखिए आपको याद हो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, ये मुल्क सबसे हस्ती से खत्म हो गए थे। इन्होंने अपने बच्चों की सिर्फ तालीम के ऊपर पैसा खर्च किया, इन्होंने अच्छी तालीम दी, उन्होंने बच्चों ने आज देखें मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए। तो देखें हमारे हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये हालात हैं सूबे सिंध में कि 70% जो पानी वाटर कमीशन कहता है जो लोग पीते हैं इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसी से अगर आपने फतवा ले लिया तो वजू के काबिल पानी नहीं है। स्कूलों में बच्चों के पास तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पिछले साल का डेटा है कि 27,500 ये तो बहुत सारे मामलात हैं, ये ऐसी अलमियां हैं जिस पर मैं बात करती रहूंगी और आप भी बात करते रहेंगे, वक्त खत्म हो जाएगा, हमारी बात खत्म नहीं होगी। खुर्रम शेरजमान साहब बहुत शुक्रिया। है कराची वालों का कोई पूछने वाला नहीं है हमें।
हमारे घर के बाहर सड़कें टूटें, गलियाँ टूटें, पानी पीने का साफ़ ना हो। हाँ, अलबत्ता जो कार्रवाइयाँ हैं सिंध हुकूमत की वो जारी हैं। तो हलीमा आदिल शेख के हवाले से मैं बात कर रही थी जिन पर सरकारी ज़मीन पर ये कब्ज़े का केस है, और कितने केसेस हैं, ये किन किन केसेस पर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। एक गिरफ्तारी से निकलते हैं तो दूसरी गिरफ्तारी कर ली जाती है, कभी किसी सूबे में कभी किसी सूबे में। तो ज़रा इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। मुझे ज्वाइन करिए रुकन असम्बली हैं हलीमा आदिल शेख की दुआ भुट्टो साहिबा, उनको हम खुश आमदीद करते हैं। दुआ साहिबा बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएंगी कितनी अदालतों में केसेस हैं, ये कौन कौन से केसेस हैं हलीम साहब के ऊपर, ये अचानक बन गए हैं, क्या हुआ क्या है ये? दुआ भुट्टो साहिबा हैं हमारे साथ? ठीक है, राब्ता बहाल करते हैं दोबारा। और जो केस है वो ये है, कराची की एंटी इंक्रोचमेंट की अदालत ने जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली हलीमा आदिल शेख, उनको अब जुडिशल रिमांड पर भेजने और 8 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। जो एंटी इंक्रोचमेंट अदालत है उसके रूबरू अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा आदिल शेख को आज पेश किया गया। सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है। इस मुकदमे की आज समाअत हुई जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट के हुक्काम ने बताया कि हलीमा आदिल शेख पर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान जो हैं वो तहक़ीक़ात में शामिल नहीं हो रहे हैं, ताउन नहीं कर रहे हैं, 12 नोटिस किए, उसके बावजूद बयान रिकॉर्ड करने के लिए वो अदालत में पुलिस के पास नहीं आए। इंक्रोचमेंट हुक्काम के बयानात सुनने के बाद अदालत ने हलीमा आदिल को मंसूख किया। दुआ साहब आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइएगा ये कितने केसेस हैं, ये अभी दायर किए गए हैं, ये पहले से चल रहे थे? एंटी इंक्रोचमेंट ये कह रहा है कि वो ताउन नहीं कर रहे थे, बयान रिकॉर्ड नहीं करा रहे थे, ये क्या मामला है? कभी कहीं से गिरफ्तारी कभी कहीं से गिरफ्तारी। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पे लिया, बल्कि इस ज्यादती के ऊपर आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए जी, उनके ऊपर झूठे केसेस 28 झूठे केसेस हैं उनके ऊपर। अच्छा। और वो ये लोग कहते हैं कि बयान देने नहीं जाती। भाई जब वो बयान देने जाते हैं तो कभी आप उनको जामशोरों से गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी आप उनको लाहौर के होटल से गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी आप हैदराबाद से गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए झूठे केसेस एक तो उनके ऊपर, उसके बाद वो उन झूठे केसेस की पेशियों में भी जाते हैं, कोई स्टे नहीं लेते, कोई कुछ ऐसा नहीं लेते कि जहां वो नहीं जाए। वो इन झूठे केसेस का मुकाबला कर रहे हैं, इस जरदारी माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। और कल देखिए बेल के लिए गए, एक सिंध के ऑपोजिशन लीडर का ये हक है, ये राइट है कि वो बेल के लिए अप्लाई करें, बेल के लिए जाएं या अपनी जो है वो पेशियों पे जाएं, तो ये पीछे से उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। झूठा नया केस वहीं पे बैठे बैठे एक नया केस उनके ऊपर बना के उन्हें गिरफ्तार कर लेते। कल वो गए अपनी बेल के लिए, वो बेल कैंसिल करके उनके ऊपर फिर से जो है उनको वहीं पे अरेस्ट करने के उनको ऑर्डर निकाल दिए। देखिए ये वो केस है जिनके ऊपर, जिन 2 लोगों के ऊपर इन्होंने FIR करवाई थी, वो अभी बेल के ऊपर, वो बेल पे घूम रहे हैं, वो बाहर हैं। और इनके ऊपर जो हलीमा आदिल शेख के ऊपर जो इल्जाम लगाया है, जिस वक्त का, जिस टाइम का इन्होंने वहाँ पे टाइम नोट करवाया है, उस टाइम के ऊपर हलीमा आदिल शेख जो है वो एक निजी चैनल पे लाइव बैठे हुए थे। अच्छा। अपने लाइव प्रोग्राम कर रहे थे और इन्होंने यहाँ वो टाइम लिखा है कि इस टाइम पे उन्होंने कॉल किए कहीं और धमकियां दी है। देखिए इनको सिर्फ जो है खौफ है। हलीमा आदिल शेख सिंध की बात करता है, सिंध के लोगों की बात करता है 5 घंटे सिंध के ऊपर। लेकिन ये 28 केसेस अचानक बनाए गए दुआ साहिबा। देखिए ये जब से ऑपोजिशन लीडर ये बने हैं सिंध के, और इनके मकरू चेहरे तो देखें वो कब से ही दिखा रहे हैं, जब सिंध के ऑपोजिशन लीडर भी नहीं थे, जब कुछ भी नहीं थे, तब से जब हम PTI में आए हैं तब से ही इनका मकरू चेहरा, सिंध का इन्होंने बेड़ा गर्क इस जरदारी माफिया ने किया हुआ है, मुराद अली खान ने, चाइना के अनिल कपूर ने किया हुआ है। ये पूरा सिंध का इनका हशर नशर इन्होंने बेड़ा गर्क किया। कब से इनके चेहरे दिखा रहे हैं, जो इन्होंने करप्शन की हुई है, जो उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क सिंध का कर दिया, सब कुछ वो दिखाते फिरते हैं कितने 4-5 सालों से। उसके बाद जब से सिंध के ऑपोजिशन लीडर बने, इन्होंने पता नहीं कौन कौन से केसेस, 28 केसेस, झूठे केसेस, कोई भी एक केस ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कहा जाए कि नहीं ये तो भाई ठीक है, ये तो ऐसा इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। 28 झूठे केसेस जिसके ऊपर वो जाते भी हैं, अपनी पेशियां भी भुगतते हैं। उसके बाद इन्होंने 28 झूठे केसेस आप कह रही हैं बनाए जा रहे हैं, सियासी इंतखाम का हलीमा आदिल शेख साहब को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुआ भुट्टो साहब। सूरत हाल है मुल्क की है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अलबत्ता ये जो क्या कार्रवाइयाँ हैं, कभी किसी को गिरफ्तार कर लो, कभी किसी को गिरफ्तार कर लो, ये बड़े ज़ौक़ व शौक़ से किया जा रहा है। देखते हैं कि कब हुक्मरानों की आँखें खुलती हैं और वो आवाम के लिए सोचते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।